હવે પરિણામોની સિઝનના આધાર ઉપર કેવી રીતના પરિણામો આવતા દેખાયા છે અને એના ઉપર રિએક્શન કેવી રીતનું બની રહ્યું છે એના ઉપર વાત કરીએ. આજે આપણી સાથે શિપિંગ કોર્પોરેશનના મેનેજમેન્ટ જોડાશે, પરંતુ એ પહેલા એક વખત પરિણામ જોઈ લો તમે. રેવન્યુઝ અહીંયા આપણને ઘટતા દેખાયા છે, માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપર પણ થોડુંક દબાણ રહેતું દેખાયું છે, જ્યારે પેટના ફ્રન્ટ ઉપર જો તો એ પણ આપણને થોડા વીક રહેતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો નેટ સિનારીઓ અહીંયા આપણી સમક્ષ જે આવતો દેખાઈ રહ્યો છે એ સિનારીઓ અત્યારે આપણને થોડાક એક પરિણામોની અંદર એક વીકનેસ તરફનો જ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. સૌપ્રથમ અહીંયા હવે કંપનીના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. મિસિસ HK जोशी આપણી સાથે જોડાશે. मैम, स्वागत है आपका CNBC बाजार में. सबसे पहले आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे, इस बार के अगर हम आंकड़े देखें तो जहां तक हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो प्राइसेस थे वो यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखे. एबिट के फ्रंट के ऊपर, रेवेन्यूज के फ्रंट के ऊपर हमने जो प्रेशर आते हुए दिखे, क्या फैक्टर्स रहे और आगे जाके यहाँ पे किस तरह के सुधार की हम उम्मीद रख सकते हैं? नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंकड़ों में गिरावट नहीं आई है. आप इसको कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर से कंपेयर ना करें. अगर आप इमीडिएटली मार्च 21 के क्वार्टर से आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च 21 के क्वार्टर में सिर्फ 68 के करीब था, वो इस समय 181 पे है. तो ऑलमोस्ट 3 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा है. इसी तरीके से जो एबिटा मार्जिन हैं और बाकी के सारे मार्जिन हैं वो पिछले क्वार्टर से बेहतरीन है. आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप गए वर्ष के पूरे रेवेन्यू को देखेंगे तो पूरा रेवेन्यू 3703.25 करोड़ पे था, और इस क्वार्टर का अकेले का जो रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 1027.83 करोड़ है. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सिर्फ एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो आपको शायद एक गलत पिक्चर दिखाई देगी, पर आप गए वर्ष का पूरा देखेंगे तो पूरे वर्ष के रेवेन्यू ऑलमोस्ट हमने 1/3 एक ही क्वार्टर में कवर कर लिया है, और अभी हमारे इस साल के 3 क्वार्टर बाकी हैं. तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आउटलुक जो है वो स्टेबल रहेगा, और कंपनी जिस तरह का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में उसने दिखाया है, एटलीस्ट इस लेवल का परफॉर्मेंस आपको आगे के 3 क्वार्टर्स में भी देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट की आउटलुक है वो इस समय यही इंडिकेशन दे रही है कि हम लोग इस तरह का स्टेबल परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर पाएंगे. आप एक क्वार्टर से कंपेयर मत करिए, ओवरऑल पिक्चर देखिए. ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस स्टेबल है. मैम, एक चीज और समझना चाहेंगे साथ में कि जहां तक हम सेगमेंट वाइज अगर देख रहे हैं तो आपके जो टैंकर सेगमेंट है वहां पे, और साथ ही हाई जो क्रूड प्राइसेस थे उनके चलते हुए थोड़ा बहुत हम एबिटा के फ्रंट के ऊपर हमने जो प्रेशर आता हुआ दिखा था. अब यहाँ पे क्या स्थिति है, आगे जाके ये वर्टिकल में किस तरह के हम ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि जो टैंकर सेगमेंट हमारा हर समय एक तो पहली बात तो टैंकर सेगमेंट कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि हमारे 32 जहाज इस सेगमेंट में है, और ये तकरीबन हमारा 60% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता था, जो कि इस क्वार्टर में उसकी कंट्रीब्यूशन घट करके 43% पे आ गई है. ये प्राइमरीली इसी के लिए है क्योंकि जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि क्रूड की प्राइसेस बढ़ने के कारण डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस इस समय इतना ज्यादा है. टैंकर सेगमेंट में फ्रेट रेट्स ऑल टाइम लो पे हैं. इस समय टैंकर का कोई भी ओनर किसी भी कंपनी में जो भी टैंकर में डील करती होगी, सभी वेसल ओनर्स का एक ही हाल है, जहाँ पे के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इस समय कवर नहीं हो पा रहे हैं. पर हम लोगों ने कुछ अपना एक बैलेंस टाइम चार्टर और वॉइड चार्टर का मेंटेन किया है, जिसके कारण हम अपने लॉसेस को कर्टेल कर पा रहे हैं. पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि टैंकर सेगमेंट, जो कि SCI का सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो काफी इस समय लॉस दिखा रहा है. पिछले कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर में जिसने 405 करोड़ का मुनाफा दिया था, वो इस समय 63.81 करोड़ का लॉस है टैंकर के सेगमेंट में.
और पिछले क्वार्टर में मार्च 21 में इसका घाटा 24.90 करोड़ था। तो आप देख रहे हैं कि टैंकर सेगमेंट सही में इस समय कॉज ऑफ कंसर्न है कंपनी के लिए। पर ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कोई भी टैंकर ओनर का इस समय यही हाल है। मैम एक चीज़ साथ में और भी समझना चाहेंगे। पिछले अगर कुछ महीनों में हमने देखे तो सेकेंड वेव के बाद अभी स्थिति फिर से सामान्य होती हुई दिख रही है। डिमांड आउटलुक ग्लोबल लेवल के ऊपर चेंज होता हुआ दिख रहा है और रिसेंटली हम देखे कि बहुत सारे कार्गो वॉल्यूम्स है, वहाँ पर भी हमने एक बहुत बड़ा एक जंप आता हुआ दिखा था। तो ये एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह का बिजनेस आउटलुक आप आने वाले साल के लिए देख रहे हैं। यहाँ से क्या हम फिर से एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर हमारे जो इंपोर्ट्स है वहां पे हम क्या फिर से स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है, किस तरह का यहाँ पे हम आउटलुक देख रहे हैं? एक्सपोर्ट मार्केट आपने देखा ही है कि इस समय इम्प्रूव कर रहा है। सेकेंड वेव के बाद हमने देखा कि या तो लोग एम्बोल्डन हो गए थे या एक सेकेंड डबल वैक्सीनेशन की ड्राइव भी सेकेंड वेव के साथ साथ हुई है, जिसके कारण जो इम्पैक्ट फर्स्ट वेव में देखा गया था वो सेकेंड वेव में नहीं देखा गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चल रही हैं, इकोनॉमीज खुल चुकी हैं और इसके कारण जो हमारा बल्क ट्रेड है वो बहुत स्टेबल चल रहा है, बिकॉज उससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज प्रमोट होती है और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का कंटेनर सेगमेंट हम देख रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत उम्दा चल रहा है। तो बल्क और लाइनर सेगमेंट में हम लोगों का एक परसेप्शन है कि ये इस साल फाइनेंशियल ईयर 22 में बल्क स्टेबल रहेगा और लाइनर सेगमेंट जो है वो जिस बूम पे चल रहा है उसी पे चलता रहेगा, क्योंकि कंटेनर की शॉर्टेजेस अभी भी हैं और लाइनर सेगमेंट के जितने भी जहाज हैं वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चार्टर हो चुके हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिमांड। विंटर सीजन के भी एक्सपेक्टेशन में प्लस क्रिसमस सीजन के डिमांड का सब देखते हुए एक्सपोर्ट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ोतरी आएगी। मैम थोड़ा ओवरऑल ये डाइवेस्टमेंट के फ्रंट के ऊपर अगर जो अपडेट्स हमें मिली है उनके ऊपर आपसे एक राय जानना चाहेंगे। किस तरह का यहाँ पे हम आगे जाके डाइवेस्टमेंट में देख रहे हैं? क्या आप नॉन कोर एसेट जो है उनको डीमर्ज करने वाले हैं? कुछ वैल्यूज के उनके बारे में भी डिटेल्स अगर आप शेयर कर पाए। जो हमारे नॉन कोर एसेट्स हैं उनको हम डीमर्ज करेंगे एज पार्ट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और डीमर्जर स्कीम हम लोगों ने अपने बोर्ड से 3 अगस्त की बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करवा ली है और हम कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे प्रोसीजरल अप्रूवल्स का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद हम पूरी तरीके से इसका डिस्क्लोजर दे पाएंगे। इस समय हमने स्टॉक एक्सचेंज को मैंडेटरी डिस्क्लोजर दे दिया है और वो डिस्क्लोजर आप स्टॉक एक्सचेंज पे देख पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द डीमर्जर। और डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस और ये डीमर्जर की एक्टिविटी दोनों पैरेलली साथ साथ चलेंगी। इस समय डेटा रूम खुला हुआ है और जुलाई 2021 में डेटा रूम को हमने प्रोस्पेक्टिव बिडर्स के लिए खोला था। ये डेटा रूम जो है ये दीपम के ट्रांजैक्शन एडवाइजर फुली मैनेज कर रहे हैं। डेटा जरूर शिपिंग कॉर्पोरेशन ने अपलोड किया है पर हम डेटा रूम को कंट्रोल नहीं करते। कौन आ रहा है, क्या डेटा देख रहा है, उसके बारे में हमें बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं है। पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जा रही है और इस समय डेटा रूम कंटिन्यू कर रहा है ड्यू डिलिजेंस के लिए। और डेटा रूम की एक बार ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट होने के बाद भारत सरकार अपना आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्लोट करेगी और उस के तहत फाइनेंशियल बिड्स मंगाई जाएंगी और हमें इंडिकेशन यही है कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत सरकार कंप्लीट करना चाहेगी। मैम बहुत शुक्रिया ये जानकारी के लिए और साथ ही हम एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि इस बार अगर हम देखें जैसे आपने करंट कंडीशन जो थी कंटेनर की उनके बारे में बताया, तो आगे जाके यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आप कोई नया फ्लीट एडिशन आता हुआ देख पाएंगे? किस तरह के यहाँ पे कैपेक्स प्लान आने वाले साल के लिए आप देख रहे हैं? कुछ उनके डिटेल्स भी अगर शेयर कर पाए।
तो जिस तरह से मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि शेयर होल्डर को वैल्यू देनी, तो एक कंपनी एक गोइंग कंसर्न होने के नाते हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर हैं, हम जहाज चलाकर के ही अपनी सर्विसेज देते हैं। तो जहाज मेरा बेसिक एसेट है जिसके ऊपर के हम सर्विसेज रेंडर कर पाएंगे। इसके लिए हमारी हमेशा उम्मीद यही रहती है कि हम अपनी फ्लीट को बढ़ाएं। इसके लिए हम ऑलरेडी मार्केट में इस समय प्रेजेंट हैं। हम लोग कुछ जहाजों के लिए मार्केट अप्रोच कर रहे हैं, पर आप जानते हैं कि सेलर की एक्सपेक्टेशन और बायर की एस्पिरेशंस में कई बार गैप होता है, और उस गैप को ब्रीच करना और ब्रिज करने में काफी टाइम और मेहनत लगती है। हम उसमें लगे हुए हैं। अगर डील हो पाएगी तो इस साल में हम लोग जरूर कोई जहाज अक्वायर करेंगे। मैम, एक आखिरी सवाल रहेगा। ऑर्डर बुक अभी किस तरह से स्टैंड कर रही है? क्या डिफेंस सेगमेंट से या और कोई बड़े ऑर्डर्स जो इस क्वार्टर में आपने जोड़े हो उसकी डिटेल्स अगर कुछ शेयर कर पाए? जो बल्क सेगमेंट है उसका आपने देखा है कि बल्क सेगमेंट में ऑर्डर बुक पहले से ही बहुत कमजोर चल रही थी, और इसी के रहते डिमांड सप्लाई की बैलेंस आउट होने के कारण ही बल्क ट्रेड में जो हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, अभी इसकी ऑर्डर बुक उतनी ज्यादा नहीं है। टैंकर सेगमेंट में हम काफी स्क्रैपिंग के ऊपर एक्टिविटी देख रहे हैं, उसकी ऑर्डर बुक भी इस समय उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। गैस सेगमेंट में ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, और कंटेनर सेगमेंट में बहुत ज्यादा हम लोग ऑर्डर बुक की एनहांसमेंट देख रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कुछ नंबर्स मुझे चेक करने पड़ेंगे, एकदम से तो मेरे पास नहीं है, बट ओवरऑल मैं आपको इंडिकेशन दिया है कि कंटेनर में ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, और टैंकर में स्क्रैपिंग स्ट्रांग चल रही है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। प्लस आईएमओ की गाइडलाइंस जो कुछ लो कार्बन के ऊपर आई हैं, उसके कारण बहुत सारे ओनर्स अपनी जो फ्लीट है उसको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना चाहेंगे, और ऑफशोर सेगमेंट में भी कुछ हम ज्यादा ऑर्डर बुक नहीं देंगे।